बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट में एसिड के बारे में। पहले वीडियो में हमने आपको इंडिकेटर के बारे में बताया कि इंडिकेटर एसिड और बेस की पहचान किस प्रकार से करता है। तो एसिड क्या होता है इसके बारे में समझिए। आप घर पे यूज किए हैं, नींबू यूज करते हैं, टमाटर यूज करते हैं, इमली यूज करते हैं, अंगूर खाते हैं। वह सभी जो खट्टे पदार्थ आप खाते हैं उसमें कोई न कोई एसिड होता है। जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में भी सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इमली में आपका टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो ये सभी जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें हैं, सब में एसिडिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये अम्ल जो है आपके खाने के काम आते हैं। इसका मतलब है ये वीक होते हैं। ये क्या होते हैं? वीक एसिड है। तो इनके विशेषता के आधार पे एक डिफिनीशन आप ले लीजिए। डिफिनीशन क्या आप दे सकते हैं कि एसिड वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी दो विशेषताओं के आधार पे एक परिभाषा हो गई एसिड कि एसिड वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा एक होता है और नीला लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीले को लाल कर देगा। ये तो उसकी परिभाषा विशेषता के आधार पे हुई। अब जो असली परिभाषा है उसके केमिस्ट्री के आधार पे है कि एसिड वह पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं। इस बात को आर्हीनियस महोदय ने बताया था। आर्हीनियस महोदय ने बताया था कि वह सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन दे दे वह सभी पदार्थ क्या होते हैं? एसिड। उन्होंने कहा जैसे HCl है, HCl को आप जल में जब घोलते हैं तो H+ मिलता है और Cl-। तो HCl को आप कह सकते हैं कि HCl हमारा क्या है? एक अम्ल है। क्यों? यह H+ यद्यप स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। जब आप जल में HCl को घोलते हैं तो H+ जल द्वारा क्रिया करके H3O+ बना देता है। यानी HCl + H2O H3O+ Cl- aqueous। ये H3O+ को हम लिख सकते हैं H+ aqueous। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं कि अम्ल HCl को H+ aqueous और Cl-। यानी वह सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन दे वह सभी पदार्थ क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जिसके पास H आयन हो वह सभी अम्ल हों। लेकिन यह आवश्यक शर्त है कि यदि वह अम्ल है तो उसके पास H+ आयन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स देखिए, एथिल अल्कोहल C2H5OH या ग्लूकोज आप ले सकते हैं C6CH12O6। इसके पास भी हाइड्रोजन है लेकिन वह हाइड्रोजन जल में घोलने पर यह आयन नहीं देगा, H+ आयन नहीं देगा, तो यह अम्ल नहीं है। तो सभी पदार्थ जिसके पास H हो वह आवश्यक नहीं है कि अम्ल है। यानी वही पदार्थ अम्ल है जो जल में घोलने पर H+ आयन देता है। ये इस बात को आर्हीनियस महोदय ने बताया था और बताए थे कि H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वह जल द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। इस प्रकार से H+ aqueous, या तो H3O+ लिखिए, लेकिन H3O+ बार बार लिखने पे अशुद्धता होगी तो हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं H+ aqueous। तो वह सभी पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन दे उसको हम अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार जैसे ये है CH3COOH, इसको सिरका कहते हैं। ये वीक एसिड होता है बेटा, यह भी देता है
लेकिन ये कम मात्रा में H प्लस आयन देता है। यदि हम HCl और एसिटिक एसिड दोनों की बराबर मात्रा ले लें तो हम देखेंगे कि H प्लस आयन कम मिलेगा एसिटिक अम्ल द्वारा, और वहीं पे HCl द्वारा H प्लस आयन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। यानी HCl का आयनाइजेशन 100% होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जबकि एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन कम होता है, इसलिए एसिटिक एसिड में H प्लस कम मिलेगा। इसलिए इसको हम वीक एसिड कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स द्वारा मिले या पौधों द्वारा मिले तो उस एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड तो यानी दो प्रकार के एसिड होते हैं। अब आइए स्रोत के बारे में जाने कि ये एसिड कहाँ से प्राप्त होते हैं। स्रोत एसिड आपके दो प्रकार के होंगे, या तो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, या तो मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड पेड़ पौधों या वनस्पतियों द्वारा मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स अभी बताए, नींबू में क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। नींबू में क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मिलता है। टार्टैरिक एसिड इमली में मिलता है। इसी प्रकार से जो चींटी काटती है, चींटी में मेथेनोइक एसिड मिलता है। हनी बी में जब वो काटती है तो मेथेनोइक एसिड मिलता है। तो जितने भी आपके कार्बनिक एसिड होते हैं वह सब पेड़ पौधों या वनस्पति या जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रूप से। मिनरल एसिड और ये सभी बेटा जितने भी होंगे ये वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड। अभी वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड में आप अंतर समझिएगा। मिनरल एसिड जो होते हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं। मिनरल एसिड ये स्ट्रांग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड भी होते हैं। स्ट्रांग एसिड के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है 3 एसिड है, HCl, H2SO4 और HNO3। इसके अलावा भी स्ट्रांग एसिड और हैं जितने भी, जैसे HCl के अलावा HBr है, HI है, क्लोरिक एसिड है, HClO3 है, HClO4 है। लेकिन आपको ये 3 पढ़ने हैं, HCl, H2SO4, HNO3। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीक एसिड में आपके आएंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3, HF है, H2S है, HCN है, हाइड्रोजन साइनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और कार्बोनिक एसिड। इसमें ये आपको इम्पॉर्टेंट है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। यही एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि आप यूज करते हैं खाने में। वीक एसिड को आप यूज कर सकते हैं, उसमें से कार्बोनिक एसिड यूज होता है। कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में H2CO3 का यूज किया जाता है। लेकिन इन सब एसिड का डाइल्यूट अवस्था में भी आप यूज नहीं कर सकते। डाइल्यूट अवस्था में भी आप इसको खाने में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी नुकसानदेह होगा, कोरोसिव नेचर के होते हैं। और जो ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सब ईटेबल हैं और ड्रिंकेबल भी हैं। ईटेबल का मतलब जैसे सिरका है, अभी इसमें CH3COOH, इसको आप अचार में यूज करते हैं। सिरके का यूज अचार में यूज किया जाता है। तो सभी ऑर्गेनिक एसिड खाने में और पीने दोनों में यूज होता है, जबकि मिनरल एसिड का यूज केवल लैब में होता है। स्ट्रांग एसिड का केवल खाने में H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का यूज होता है। अब आइए
स्ट्रांग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रांग एसिड वह एसिड होते हैं जो हर कंसंट्रेशन पे अपना जितना उसमें H+ है सब दे देते हैं, यानी इनका आयनाइजेशन क्या होता है? 100% होता है। स्ट्रांग एसिड ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, किसी एसिड की इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसमें उपस्थित जितना भी H+ होगा वह यदि पूरा H+ दे देता है तो हम कहेंगे कि हमारा एसिड क्या है? स्ट्रांग। यानी ये आयनाइजेशन पे आधारित है, स्ट्रांग और वीक आयनाइजेशन। आयनाइजेशन कहिए या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी आयनाइजेशन की क्षमता पे निर्भर करती है। यानी H2SO4 इसलिए स्ट्रांग है बेटा क्योंकि ये इसमें जितना भी H+ है वह दे देता है 2H+ SO4 माइनस माइनस, और विलयन में अब केवल आयन उपस्थित होते हैं, ये समाप्त हो जाता है। यानी 100% आयनाइजेशन है, इसलिए ये क्या है? स्ट्रांग एसिड है। तो जितने स्ट्रांग एसिड हैं सबका 100% आयनाइजेशन होता है। जबकि जो वीक एसिड होते हैं, चाहे H2CO3 हो चाहे एस्टिक एसिड हो, ये इनका आयनाइजेशन 100% नहीं होता। जैसे एस्टिक एसिड है, जब आप इनको तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस प्लस H+, एक्वस में बदला, एक्वस जली विलयन में, तो ये 100% आयनाइज नहीं होंगे, यानी इनको हम कहेंगे रिवर्सिबल हैं। अगर इसके आपने 100 मॉलिक्यूल लिए तो पता चला केवल 10 मॉलिक्यूल H+ आयन दिया टूट के, 90 मॉलिक्यूल बचा हुआ है और 10 मॉलिक्यूल टूट के CH3COO माइनस और H+ दिया। तो इस प्रकार से आयनाइजेशन के आधार पे आप कह सकते हैं कि हमारा ये स्ट्रांग एसिड है, ये वीक एसिड है। तो ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, किसी भी एसिड की ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन विलयन में देने की क्षमता रखता है। इसके बाद आइए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड यानी इसको कहते हैं सांद्र, और डाइल्यूट माने तनु। कंसंट्रेटेड का बच्चा मतलब होता है कि विलयन में जब जो एसिड होगा उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात इस विलयन में, कंसंट्रेटेड विलयन में जो पानी की मात्रा होगी, सॉल्वेंट की मात्रा होगी, बहुत कम होती है, और डाइल्यूट में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, हम कंसंट्रेट से तनु बना सकते हैं। कंसंट्रेट हमारा स्ट्रांग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रांग एसिड हमारा कंसंट्रेट भी हो सकता है, तनु भी हो सकता है। उसी प्रकार से वीक एसिड भी हमारा कंसंट्रेट भी हो सकता है, तनु भी हो सकता है। तो हम कंसंट्रेट से तनु जब स्ट्रांग एसिड को बनाते हैं तो इसमें हम पानी मिलाते हैं, पानी मिला के कंसंट्रेट से हम क्या करते हैं? तनु करते हैं। यह एक बाह्य क्रिया है। लेकिन बाह्य क्रिया को करने में जब इसमें हम सॉल्वेंट मिलाते हैं यानी जल मिलाते हैं तो सावधानी से मिलाना होता है लैब में इस क्रिया को करते समय, क्योंकि जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब भी एसिड आता है तो वह कंसंट्रेट अवस्था में आता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आया, HNO3 आया या HCl आया, तो लैब में जब आता है तो वह कंसंट्रेटेड अवस्था में होता है। तो जो कर्मचारी होते हैं हमारे यहाँ वो उसको सॉल्वेंट डाल के तनु करते हैं, क्योंकि आपके लैब में आपके काम करने के लिए जो भी एसिड है ज़्यादातर तनु अवस्था में रखा जाता है। तो तनु अवस्था में बनाने में हम करते क्या हैं? बूंद बूंद करके इस कंसंट्रेटेड एसिड को ज़्यादा विलायक में मिलाते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं। यानी पानी में, पानी की हम ज़्यादा मात्रा ले लिए, मान लीजिए 10 लीटर पानी ले लिए, और बूंद बूंद करके कंसंट्रेट H2SO4 या HCl को हम बूंद बूंद करके मिलाते हैं, जिससे हमारा विलयन कंसंट्रेट से तनु हो जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं
कि जब हम एसिड को पानी में यदि हम पानी को एसिड में मिलाएंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक क्रिया है। एक्सोथर्मिक क्रिया का मतलब हमने बताया है कि बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी और आपके चेहरे पे वो आ सकती है, बम्पिंग होगा, तो विस्फोट हो सकता है, बर्तन टूट सकता है, यानी इतनी हीटिंग होगी। तो हम करते क्या है कि ज़्यादा पानी में एक एक बूंद मिलाते हैं, जिससे जो एनर्जी निकलती है वो धीमे धीमे बाहर निकल जाती है और आपके पात्र को कोई भी दिक्कत नहीं होती, आपको भी दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कंसंट्रेट से टन विलियन बनाते हैं। अब इसके बाद आइए बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड माने इसका मतलब होता है हिंदी में कि अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता का मतलब बेटा ये होता है कि अम्ल में उपस्थित रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, माने कि कितने हाइड्रोजन जल में रिप्लेस होते हैं उनकी संख्या को हम कहते हैं अम्ल की क्षारकता। जैसे अम्ल की क्षारकता एक वाला क्या है, या Cl है या NO3 है। जब इसको जल में घोलेंगे यहाँ पे एक H है तो एक से ज़्यादा ये दे भी नहीं सकता, तो इसकी क्षारकता क्या है, बेसिसिटी एक, इसकी बेसिसिटी क्या है एक। लेकिन H2SO4 की बेसिसिटी चूँकि स्ट्रांग है तो 2 होती है। लेकिन कभी कभी रिएक्शन में जैसे अगर ये केवल NaOH प्लस H2SO4 अगर कन्वर्ट हुआ NaHSO4 में, यानी केवल एक H को रिप्लेस किया और H2O बनाया, तो ये NaH चूँकि H2SO4 में से एक H यहीं रह गया, एक H हटा, तब यहाँ पे इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, एक हो गई, बेसिसिटी एक। लेकिन नॉर्मल अवस्था में जो प्रबल अम्ल होते हैं उसमें जितना H+ आयन होता है वही उनकी क्षारकता होती है। उसी प्रकार से H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 3 होती है, जबकि H3PO3 इसकी बेसिसिटी 2 होती है। यहाँ पे भी 3 आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये केवल 2 है, यहाँ पे 3 है। स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो समझ में आएगा, OH OH और H। तो यहाँ पे 2 OH होने की वजह से ये क्या देता है, केवल इसकी बेसिसिटी 2 हो जाती है। HNO3 की बेसिसिटी 1। तो इस प्रकार से बेसिसिटी डिफाइन है कि रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट होते हैं एसिड में वही उसकी क्षारकता कहे जाते हैं। इसका उपयोग हम जब लवण बनाते हैं तब करते हैं, और जब हम इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार निकालते हैं तो क्षारकता का उपयोग करते हैं। इसके बाद अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है। प्रॉपर्टीज बेटा, प्रॉपर्टीज के साथ उसका क्या उपयोग है, जब आप इसको समझेंगे तो प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाएगी। पहला प्रॉपर्टी क्या है अम्ल का, सब लोग जानते हैं इसका गुण क्या है, ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई स्वाद में खट्टा होना, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं, ये कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी हुई नीला लिटमस पेपर को लाल कर दिया, एसिड है तो नीला को क्या कर देगा, लाल। तीसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एसिड होते हैं वह सभी कंडक्ट करते हैं, यानी विद्युत के वाहक होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जब जली विलयन इसका लेते हैं तो जल में एसिड का जो जली विलयन लेते हैं तो वह विद्युत को क्या करता है, प्रवाहित करता है अपने अंदर से, अर्थात
ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये विद्युत अपघट्य होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोलाइट, ये विद्युत अपघट्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत अपघट्य जब होंगे तो अगर हमारा एसिड स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग विद्युत अपघट्य होंगे, और यदि वीक एसिड होगा तो हमारा विद्युत अपघट्य क्या होगा, वीक होगा। यानी सभी एसिड क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। जब उसको हम माने यदि हम एक एपरेटस बना लें, माने यहाँ पे विलयन लें और विलयन में अम्ल लेके यहाँ पे बैटरी लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करें, यहाँ पे बैटरी लगा दें और यहाँ पे करंट दे के, या बल्ब यहाँ पे लगा दें, तो हम देखेंगे कि बल्ब क्या होगा बेटा, जल जाएगा। लेकिन अगर हम ये विलयन मान लीजिए ग्लूकोज का ले लें या एथिल अल्कोहल का ले लें तो नहीं जलेगा। इसका मतलब ये है कि जो H+ आयन में टूटेंगे, H+ और आयनों में टूटेंगे, उन्हीं में विद्युत का ये संवहन होगा, अर्थात वही विद्युत अपघट्य होंगे। इसके बाद आइए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि जब किसी भी मेटल को आप एसिड के द्वारा ट्रीट कराते हैं, तो जैसे जिंक को एसिड HCl से, तो ये क्या करेगा, आप इसको बताया जा चुका है कि रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर होता है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यानी जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है कि आप देख रहे हैं ये एसिड है, यानी कोई भी जो भी आप जैसे दही हुआ या कोई भी एसिड विनेगर हुआ या कोई भी खट्टा पदार्थ आप माने कॉपर के बर्तन में, स्टील के बर्तन में इसीलिए नहीं रखते हैं। घरों में भी ये सब आपकी माताएं जो होती हैं, माताएं बहनें, वो भले नहीं जानती केमिस्ट्री, लेकिन वो इस बात को जानती हैं कि इसमें नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए ये अब आप समझ सकते हैं कि यदि आप रखेंगे तो वो ऐसा पदार्थ बना लेगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकर होगा। स्वास्थ्य के लिए ये जो जिंक क्लोराइड बनाएगा, और जिंक क्लोराइड आपके स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, लाभप्रद नहीं रहेगा। इसी प्रकार से लैब में कोई भी एसिड जो होता है वह मेटल के वेसल में नहीं रखा जाता है, यानी उसमें आप जब भी देखेंगे शीशे के बर्तन में रखे जाते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। एक तो ये भी प्रॉपर्टी है और साथ में इनका कोरोसिव नेचर है, यानी संक्षारण करने का नेचर है, तो मेटल को ये खा जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है भाई ये पचवी, तो इसका मतलब आप यहाँ लिख लीजिएगा मेटल प्लस एसिड साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, पचवा भाई ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये आपका लवण है, ये भी लवण है। ये दोनों लवण जो है क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ये बेसिक लवण है, अभी लवण के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन आप इतना जानिए ये दोनों लवण है, ये बेस की भांति व्यवहार करते हैं। ये अम्ल है, तो जब ये रिएक्शन करता है तो NaCl साल्ट बनाता है प्लस H2O प्लस CO2, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने वाला सोडा। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि यदि आप में जैसे यदि आप पार्टी में गए और एसिडिटी ज़्यादा हो गई, यानी HCl आपके शरीर में ज़्यादा बन गया, तो आप खाने वाला सोडा यूज करिए। तो खाने वाला सोडा आपके एक्सेस HCl को रिलीज कर देगा और आपको आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका उपयोग आपके डेली लाइफ में है कि आप पता चला अपच हुई है, अपच क्यों हुई है, एसिडिटी की वजह से हुई है, यानी HCl अधिकता है, तो आप क्या लेंगे, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यानी कोई भी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, जब वो एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट देता है मेटल का प्लस H2O प्लस CO2। यानी यदि आप यहाँ Na के स्थान पे कोई दूसरा ले लीजिए, पोटेशियम ले लेंगे, तो या H2SO4 यहाँ ले लिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na2SO4 और H2O और CO2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। इसके अलावा इस रिएक्शन का एक और उपयोग है, जैसे आपका ताजमहल जो है, ताजमहल क्या है, उसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है उसका कंपोजिशन।
जब उस पर अम्लीय वर्षा, अम्ल कहाँ से आएगा, वातावरण में जो पॉल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोराइड गैस, जब ये बारिश होता है तो उसके माध्यम से HCl और H2SO4 के रूप में ये आता है और आपके जो संगमरमर है उसको क्या करता है, नष्ट करता जाता है और धीमे धीमे ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 या कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 में बदलता रहेगा और ये क्या होगा, फिर समय के साथ गड्ढे पड़ जाते हैं और आपका जो संगमरमर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यानी ताजमहल है उसको भी इसी की वजह से नुकसान हो रहा है, अम्लीय वर्षा की वजह से। और रिएक्शन यही होता है, अम्ल का जो माने कोई भी कार्बोनेट होता है उसके साथ ये रिएक्शन होगा, इसी रिएक्शन के फलस्वरूप उसका क्षय होता रहता है। इसके बाद आइए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हमने फिर बताया भी है, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने बताया है कि कोई भी अम्ल हो, एसिड हो, अगर आप बेस द्वारा उसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, साल्ट बनता है प्लस H2O, जैसे HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। इसका उपयोग भी आप समझिए, इसका भी उपयोग जैसे हमने बताया कि यदि ज़्यादा एसिडिटी बन जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, यानी HCl अगर आपके एसिडिटी ज़्यादा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिए 2HCl 2H2। तो इस प्रकार से यदि आपको अपच ज़्यादा है तो इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी pH मान लगभग माने 12 के करीब होती है, तो ये आपकी अम्लता को क्या कम करेगा, कम कर देगा। यदि ज़्यादा अपच है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लीजिए, यदि कम अपच है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा भी आपके काम करेगा, एसिडिटी में काम करेगा। इस रिएक्शन का और यूज है बेटा, जब अभी हम साल्ट बताएंगे तो इसी रिएक्शन के द्वारा हम डिफरेंट टाइप के साल्ट बनाएंगे, करीब 6 प्रकार के साल्ट होंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि इसी रिएक्शन का यूज करके कम से कम 4 प्रकार का स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, ये सब लेके स्ट्रांग के साथ स्ट्रांग, वीक के साथ वीक, इन सब को लेके हम डिफरेंट प्रकार के साल्ट भी बनाना आपको बताएंगे। तो इस रिएक्शन का भी आगे उपयोग है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा मेटल ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड है, HCl से जब रिएक्शन करता है तो CuCl2 प्लस H2। ये मेटल ऑक्साइड जो होता है ये क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है, क्षारीय, बेसिक होता है। तो बेस HCl से रिएक्शन करके साल्ट और H2O बनाता है। इस रिएक्शन का उपयोग हम बड़े बड़े बॉयलरों में करते हैं, जहाँ पे किसी मेटल पे ऑक्साइड की जब फिल्म चढ़ जाती है, जैसे स्टील वाले जो बॉयलर होते हैं, तो हम HCl द्वारा उसको ट्रीट करते हैं तो वह सॉल्युबल कॉपर का क्लोराइड बना लेगा और उस प्रकार से उसकी जो उस पर जो जमाव होता है उस जमाव को हम निकाल लेते हैं। तो इस रिएक्शन का यह उपयोग है। इसके अलावा जो अंतिम पॉइंट है वह यह है कि चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो और चाहे स्ट्रांग एसिड हो, यहाँ तक कि वीक एसिड भी, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर का मतलब कि यदि आपके स्किन पे पड़ जाए, कपड़े पे पड़ जाए या लकड़ी के किसी उस पे पड़ जाए या यहाँ तक कि मेटल पे पड़ जाए तो उसको ईटअप कर लेते हैं, यानी क्षय करते हैं, समय के साथ खत्म कर देते हैं, यानी इनका संक्षारण प्रकृति होती है। संक्षारण प्रकृति होने की वजह से ही
जो एसिड होते हैं, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, इसको एक तो मेटल के बर्तन में नहीं रखा जाता। साथ में वीक एसिड जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वह वीक एसिड है लेकिन उसकी संक्षारण की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि वह आपके स्किन को छेद के हड्डी तक पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वीक एसिड की संक्षारण की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए जो भी मिनरल एसिड है उनको लैब में बहुत ही सावधानी पूर्वक ट्रीट किया जाता है, नहीं तो आपको कहीं न कहीं वो नुकसान कर देंगे। यहाँ तक कि कभी कभी बच्चे अपना हाथ जला लेते हैं, कपड़ा का भी नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और हमने अभी बताया कि जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सब आपके यूज में है, जैसे आप टोमेटो केचप यूज करते हैं उसमें सिरका यूज करते हैं, यानी जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं सब ऑर्गेनिक हैं, और जितने भी न खाने वाली चीज़ें हैं वो मिनरल एसिड हैं। तो मिनरल एसिड का यूज कहाँ है? इसका भी यूज है, इसका यूज फर्टिलाइजर्स में है, पेस्टिसाइड्स में है, प्लास्टिक बनाने में है, विस्फोटक बनाने में है, और साथ में ये माने धोने वाला सोडा, ये सब बनाने में है। तो इस प्रकार से, और HCl का उपयोग हमने बताया कि बॉयलर में किया जाता है। तो इस प्रकार से इन अम्लों का बहुत उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। H2SO4 क्या है? किंग ऑफ केमिकल, या एक और नाम है उसका हैवी केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो बेटा अब आप यहीं तक आपका एसिड है। इसके बाद अब हम आपको pH के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पे सूचना हमारे नए नए वीडियो की मिलती रहे और आप उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।